एक वायरल वीडियो का सवाल। एक और क्वेश्चन, आप SC/ST एक्ट में आप जाएं तो किसी भी एससी का जाति से आप संबोधित करेंगे तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए आप पे केस हो जाएगा, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन वहीं एक IAS, एक SDM जब जाति प्रमाण पत्र कोई अधिकारी जारी करता है तो उसका जाति लिखा जाता है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता उस जाति का, लेकिन जब जाति प्रमाण पत्र तो कागज में लिख दिया जाता है कि ये SC कम्युनिटी का, ये आदमी इस जाति का है और वो शब्द रिकॉग्नाइज है लीगली, तो लिख के तो आप जाति सूचक शब्द बोल सकते हैं लेकिन मुंह से नहीं बोल सकते हैं। ये क्या कानून हुई बताओ। सवाल तो बेहद रोचक है, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। एक तरफ कुछ जातियों का नाम सरकारी कागजों, जाति प्रमाण पत्रों, जनगणना, आरक्षण और संवैधानिक व्यवस्थाओं में आधिकारिक रूप से दर्ज और मान्य होता है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं जातियों का नाम लेने अथवा अपमान या कुछ परिस्थितियों में SC/ST के तहत मामला बन सकता है, जेल और जुर्माना दोनों हो सकती है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या समस्या जाति शब्द में है या फिर समस्या उस शब्द के इस्तेमाल करने के तरीके अथवा मंशा में होती है। क्योंकि अगर जाति बोलना या लिखना अपराध होता तो सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर कानून किस चीज को रोकती है, जाति की पहचान को या फिर जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव और उत्पीड़न को। और यहीं से शुरू होता है भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और SC/ST एक्ट की असली बहस। यहाँ एक और सवाल बनता है कि अगर जाति केवल पहचान है तो फिर उसी पहचान के आधार पर आरक्षण क्यों? और अगर जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर जाति के आधार पर अपमान को अपराध क्यों माना गया? क्या यह विरोधाभास है या फिर इसके पीछे कोई गहरी संवैधानिक सोच छिपी है? दरअसल भारत का संविधान एक बात स्वीकार करता है कि सभी नागरिक समान हैं, लेकिन संविधान यह भी स्वीकार करता है कि सभी नागरिकों की सामाजिक यात्रा समान नहीं रही है। कुछ जाति समुदाय सदियों तक शिक्षा, भूमि, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों और सत्ता संरचनाओं से दूर रखे गए थे। इसीलिए भारत के संविधान ने दो अलग अलग रास्ते अपनाए। ऐसे में जहां अवसर की कमी थी वहां आरक्षण दिया गया और जहां अपमान और अत्याचार का इतिहास था वहां पर विशेष कानूनी सुरक्षा दी गई। और इसी विशेष कानूनी सुरक्षा का उदाहरण है SC/ST एक्ट। ऐसे में SC/ST एक्ट यह नहीं कहता है कि किसी व्यक्तिगत जाति का नाम लेना अपने आप में अपराध। कानून मुख्य रूप से उस स्थिति को देखता है जब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित, भयभीत या नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कानून का फोकस केवल शब्द पर नहीं है बल्कि शब्द के पीछे मंशा, परिस्थिति और प्रभाव पर है, जिसकी सुरक्षा के लिए 1989 में SC/ST एक्ट कानून लाया जाता है और लगभग 40 से अधिक आधारों पर किए गए कृत्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है उसके द्वारा SC/ST सदस्यों के विरुद्ध कुछ ऐसे व्यवहार करना अपराध है जिसके बदले में उन्हें जेल, सजा, जुर्माना अथवा कारावास हो सकता है, जो इस प्रकार है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) SC/ST के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य पदार्थ यानी घिनौना पदार्थ रखता है या फिर उसे ऐसे घिनौने पदार्थ को खाने के लिए बाध्य करेगा या मजबूर करेगा। धारा 3(1) SC/ST के सदस्य द्वारा दखल या रहन सहन या परिसर में उसके परिसर की गेट पर मल, मूत्र या पशु शव या कोई घिनौना पदार्थ इकट्ठा करना। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल, मूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई घृणाजनक पदार्थ को इकट्ठा करना। धारा 3(1) SC/ST के किसी सदस्य को जूता की माला पहनाना, नग्न करना या अर्धनग्न करके घुमाना। धारा 3(1) अंग के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करना जैसे व्यक्ति का कपड़ा उतारना, बलपूर्वक सिर मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST के सदस्यों के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अभिभोग मिलेगा या उस पर खेती करेगा या भूमि अंतरित करेगा। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST सदस्यों के उसकी भूमि या परिसर में सदोष कब्जा करेगा या उसके भूमि या परिसर में जल या सिंचाई सुविधाओं पर वनाधिकार सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा। यहाँ सदोष का मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, बिना उसके सहमति या उसको क्षति पहुंचाने के आशय से शामिल। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को बिगाड़ करने के लिए या अन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करना। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को मानव या पशु शव को अंत्येष्टि या ले जाने या कब्र खोदने के लिए विवश करना। धारा 3(1) के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को हाथ से मैला उठाने के लिए तैयार करना या इस उद्देश्य के लिए नियोजन करना या नौकरी पर रखना।
धारा 3(1) ट के अनुसार SC/ST के स्त्री को किसी भी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या अन्य किसी धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र को समर्पण करना या किसी ऐसे अन्य प्रथा का निष्पादन या संवर्धन करना। धारा 3(1) ठ के तहत किसी SC/ST सदस्य को पहला मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित भिन्न रीति से मतदान के लिए मजबूर करना। दूसरा, किसी SC/ST अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन न करने या नॉमिनेशन को प्रत्याहृत करने या नकारात्मक रूप से प्रभावित करना रोकना। तीसरा, किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में SC/ST सदस्यों को नाम निर्देशन प्रस्ताव को समर्थन नहीं करना या उसके नकारात्मक रूप में प्रयास करना। धारा 3(1) ड SC/ST के किसी सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 क के तहत नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष है या किसी अन्य पद का धारक है, उसे सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या बाधित करना। धारा 3(1) ढ के तहत मतदान के पश्चात SC/ST के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति करेगा या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक रूप से बहिष्कार, अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने का धमकी देगा या किसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा जो उसे प्राप्य है। धारा 3(1) अड़ के अनुसार किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने, मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए SC/ST के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना। धारा 3(1) त के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य कोई विधिक कार्यवाही संस्थित करना। धारा 3(1) थ के अनुसार किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे अधिकारी अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर SC/ST के किसी सदस्य को क्षति करना या क्षुब्ध करने के लिए प्रयोग करेगा। धारा 3(1) द के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना। धारा 3(1) ध के अनुसार लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से SC/ST के किसी सदस्य को गाली गलौज करना। धारा 3(1) न के अनुसार SC/ST के सदस्य द्वारा सामान्यतः धार्मिक माने जाने वाले किसी अति श्रद्धा से किसी ज्ञात वस्तुओं को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या पवित्रता को भंग करना। इस वस्तुओं में मूर्ति, फोटो, रंगचित्र शामिल है। धारा 3(1) प के तहत SC/ST के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित, मौखिक या शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या किसी रूपण द्वारा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। धारा 3(1) फ के अनुसार SC/ST के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित, मौखिक, शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना। धारा 3(1) ब प्रथम SC/ST की किसी स्त्री को यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह SC/ST से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य कामुक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता के सहमति के बिना है। द्वितीय, SC/ST के किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह SC/ST से संबंधित है, कामुक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंग विक्षोभों का उपयोग करेगा। धारा 1 भ के अनुसार SC/ST सदस्यों द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी जल स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित करना या गंदा करना जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए साधारणतः उपयोग किया जाता है। धारा 3(1) म SC/ST के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने में किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के किसी ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने के निवारित के लिए बाधा पहुंचाएगा जिससे जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने या पहुंच रखने का अधिकार है। धारा 3(1) य के अनुसार SC/ST के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास या अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना। इसमें स्पष्टीकरण के तौर पे बोला गया है कि किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अगला, SC/ST के सदस्य को किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधन का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता स्रोत, जल, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घर, कोई सार्वजनिक परिवहन या कोई सड़क या मार्ग का उपयोग में बाधा डालना। अगली धारा, साइकिल, मोटरसाइकिल आरोहण, सवारी करना, सार्वजनिक स्थानों में जूते, नए कपड़े पहनना या विवाह शोभा यात्रा निकालना, यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य संबंधित पर यात्रा करने में बाधित करना। अगली धारा कहती है कि जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रवेश करना या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में प्रवेश करने में बाधा डालना।
अगली धारा कहता है कि एससी एसटी के किसी सदस्य को किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन के स्थान या किसी अन्य लोक स्थान में प्रवेश होने या जनता के लिए खुले किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत उपयोग से मना करना। अगली धारा एससी एसटी के किसी सदस्य को किसी वृत्ति में व्यवसाय करना या किसी ऐसे उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग या अन्य लोगों को उपयोग करने में या उस तक पहुंचने का अधिकार है को मना करना। अगली धारा जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर एससी एसटी के किसी सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाने या मानसिक यातना देना। अगली धारा एससी एसटी के किसी सदस्य के व्यक्ति को या उसके कुटुंब को या उसके किसी समूह का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना या उसको धमकी देना। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से चर्चित धाराओं के मद्देनजर कृत अपराध पर एससी एसटी एक्ट 1989 कानून के अनुसार 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना का दंडनीय प्रावधान है। अगला जो गंभीर प्रकृति के अपराधों का चर्चा है वह धारा 3(2) में शामिल है, जो इस प्रकार है। धारा 3(2)(1) के अनुसार जो व्यक्ति एससी एसटी का सदस्य नहीं है लेकिन एससी एसटी सदस्यों के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसे उसका आशय एससी एसटी के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्धि कराना या वह जानते हुए कि वह दोष सिद्धि की होने की संभावना है, वह आजीवन कारावास या जुर्माना से दंडनीय होगा। यदि एससी एसटी के किसी निर्दोष को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्धि किया गया हो और उस व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति मृत्यु से दंडनीय होगा। धारा 3(2)(2) के अनुसार एससी एसटी सदस्यों के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे उसका आशय एससी एसटी के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, उसके लिए दोष सिद्धि कराना या वह जानता है कि उसके दोष सिद्धि होने की संभावना है, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक हो सकती है, उसको जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। धारा 3(2)(3) के अनुसार एससी एसटी सदस्यों के विरुद्ध अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिसके उसका आशय एससी एसटी के सदस्य या उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या यह वह जानता है कि उसके ऐसा होने की संभावना है, वह 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास का सजा एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 3(2)(4) के अनुसार एससी एसटी के सदस्यों के विरुद्ध अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिसका आशय उसको किसी ऐसे भवन को जो एससी एसटी सदस्यों द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है को नष्ट करता है या यह जानता है कि उसके ऐसा करने से उसको नष्ट होने की संभावना है, उस व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडनीय किया जाएगा। धारा 3(2)(5) के अनुसार आईपीसी अथवा बीएनएस के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि वह व्यक्ति एससी एसटी का सदस्य है, वह आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 3(2)(6) के तहत यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी सबूत को, किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में ऐसा कोई जानकारी देगा जो यह जानता है कि मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। धारा 3(2)(7) के अनुसार लोक सेवक होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा, वह 1 वर्ष से अधिक कारावास एवं उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। इस वीडियो में चर्चा की गई परिस्थितियों के संदर्भ में किसी भी अंतिम निर्णय में पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह अपेक्षित है। फिलहाल प्रथम दृष्टया उक्त आशय की कोई घटना घटित होती है तो तत्काल 112 नंबर पुलिस को सूचित करते हुए नजदीकी पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लाएं तथा पुलिस थाने पे FIR दर्ज कराएं। और इस कानून के तहत यदि कोई अधिकारी कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर अनदेखा या उपेक्षा करता है तो धारा 4 के तहत यदि वह SC ST का सदस्य नहीं है तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास का सजा हो सकता है। इसके बावजूद भी किसी व्यक्ति को अपेक्षित सहयोग, सुरक्षा, सहायता नहीं मिलती है तो पुलिस कप्तान SP, SSP एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें। उसके बावजूद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में अपनी बात लाएं एवं मीडिया का भी सहयोग लें।
फिलहाल अपनी समस्या को व्यक्ति सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने पर पुलिस को जांच अथवा एफआईआर के आदेश दे सकता है और एफआईआर दर्ज होते ही संपूर्ण मामला विधिक प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है और मामला एक व्यक्ति के न होकर बल्कि सरकार का हो जाता है, अर्थात राज्य स्वयं कानून के माध्यम से जिम्मेदारी ग्रहण करती है और एससी/एसटी के कानून से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है और पूरे मामले की जांच एक सीनियर रैंक के अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे 60 दिन के भीतर जांच कर चार्जशीट प्रस्तुत करना होता है। विलंब होने की स्थिति में उसे स्पष्टीकरण देना होता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के अधीन एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम करता है जो केस की प्रगति पर नजर रखता है। सबसे बड़ी बात, एससी/एसटी एक्ट केवल जेल भेजने वाला कानून नहीं है बल्कि पीड़ित को न्याय, सुरक्षा, कानूनी सहायता और पुनर्वास दिलाने वाला पूरा प्रशासनिक तंत्र है। इसके अलावा एससी/एसटी रूल 1995 जो कि समय समय पर बदलता रहता है, उसके अनुसार गंभीर अपराध जैसे हत्या, सामूहिक हिंसा, यौन हिंसा आदि घटनाओं पर पीड़ित को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की राहत राशि दी जाती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशियों से प्रावधानित है। जिला प्रशासन का समाज कल्याण विभाग या एससी/एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से यह राहत राशि जारी की जाती है। इस प्रकार से प्राप्त राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं होती है बल्कि इस बात का प्रमाण होता है कि अगर अन्याय हुआ है तो राज्य चुप नहीं रहेगा। फिलहाल इसके बावजूद भी कार्रवाइयों में अनावश्यक विलंब होता है या जांच प्रक्रिया प्रभावित दिखाई देती है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित राज्य स्तरीय संस्थाओं के समक्ष ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है तो आगे वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल इन सब के बावजूद भी यदि आपके साथ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो भारत का संविधान अनुच्छेद 226 खड़ा होता है। माननीय हाई कोर्ट की विधिक सेवा समिति से संपर्क करके निःशुल्क अधिवक्ता हेतु आवेदन करें, जिसके माध्यम से आप रीट याचिका हेतु आवेदन करें ताकि माननीय हाई कोर्ट संबंधित राज्य के सचिव एवं विभाग के प्रमुखों को तलब कर उनसे आवश्यक सवाल जवाब करके आवश्यक निर्देश दे, क्योंकि कानून और संविधान का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना ही नहीं बल्कि पीड़ित को भरोसा दिलाना भी होता है कि राज्य उसके साथ खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए तथा ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी गंभीर मुद्दों पर गंभीर और रोचक तरीके से वीडियो बनाने के लिए प्रयास करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।